गुड मॉर्निंग। पॉलिटिकल कैचअप में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं की कंसेप्ट के तहत डेमोक्रेटिक पीस के बारे में। डेमोक्रेटिक पीस एक ऐसी अवधारणा है जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका विकास कैसे हुआ देखें हम। 17वीं शताब्दी के दशक में आप देखें अगर तो इमैनुअल कांट और थॉमस पेन इन्होंने लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत के मूल सिद्धांत निर्धारित किए थे। 1795 में लिखे अपने निबंध परपेचुअल पीस में कांट ने यह दावा किया कि बड़े पैमाने पर जनता कभी भी युद्ध में जाने के लिए मतदान नहीं करेगी जब तक कि वह आत्मरक्षा में नहीं है। इस प्रकार यदि सभी राष्ट्र गणतंत्र होते हैं तो युद्ध में जाने से बचते हैं, इसलिए सभी युद्धों को समाप्त कर देते हैं। पाइन ने 1776 में अपने महत्वपूर्ण लेख कॉमन सेंस में कहा था कि राजशाही गर्व के कारण आसानी से युद्ध में चली जाती है, लेकिन रिपब्लिक नहीं। 1917 में वुड्रो विल्सन ने इस विचार की वकालत की कि एक वैश्विक लोकतांत्रिक संरचना जो है वह विश्व शांति की ओर ले जा सकती है या उसमें यह पोटेंशियल है कि वह शांति स्थापित कर सकती है। उन्होंने पहले वर्ल्ड वार में जो विश्व युद्ध है उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रवेश को सही ठहराने के लिए इस प्रकार के एजेंडे का इस्तेमाल किया था। 1960 और 1970 के दशक में डेमोक्रेटिक पीस थियोरी मुख्य धारा की शिक्षा का एक हिस्सा बन गया और इसका गहन अध्ययन किया गया। माइकल डॉयले ने 1983 में 2 निबंध प्रकाशित किए जिन्होंने सिद्धांत पर अत्यधिक ध्यान दिया और इस 2 निबंध के कारण इस सिद्धांत के प्रति जो आकर्षण है वह बहुत तेज़ी से बढ़ गया। लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक ऐसी अवधारणा है जो यह बताता है कि गैर लोकतंत्रों की तुलना में लोकतंत्र एक दूसरे के साथ युद्ध में शामिल हों या युद्ध में जाने की जो संभावना होती है वह न्यूनतम होती है। मूल विचार यह है कि लोकतंत्र जो आमतौर पर नियमित और निष्पक्ष चुनाव, कानून के शासन और व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए सम्मान की विशेषता है, संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान को प्राथमिकता देने की अधिक संभावना रखते हैं और आक्रामक या सैन्यवादी जो व्यवहार है उस प्रकार के व्यवहार में शामिल होने की संभावना से अपने आप को मुक्त रखते हैं। लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत अनुभवजन्य साक्ष्य द्वारा समर्थित है जो कि दर्शाता है जो गैर लोकतांत्रिक देश हैं उनकी तुलना में लोकतांत्रिक देश जो हैं वह एक दूसरे के साथ जो संघर्ष की जो रेशियो निकाले अगर जो दर है वह बहुत ही कम है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इसका मतलब यह नहीं है कि लोकतंत्र कभी भी युद्ध नहीं करते या ऐसे देश जो लोकतांत्रिक हैं वो युद्ध में सम्मिलित नहीं होते, लेकिन वे संघर्ष के प्रति प्रतिरोधी अवश्य होते हैं। लोकतंत्रों के एक दूसरे के साथ सैन्य संघर्ष में संलग्न होने के उदाहरण तो हैं और लोकतंत्र गैर लोकतंत्रों के साथ संघर्ष में भी शामिल हो सकते हैं। यह पहचानना भी महत्वपूर्ण है कि लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष के सभी स्वरूपों के लिए एक सर्वांगीण या पूर्ण व्याख्या नहीं। अन्य कारक जैसे आर्थिक हित, सांस्कृतिक अंतर और सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को आकार देने और संघर्ष की संभावना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत के जो समर्थक हैं वो कैसे देखते हैं इस चीज़ को। इस विचार के लिए एक साक्ष्य प्रदान करता है कि लोकतंत्र एक दूसरे के साथ युद्ध में जाने की संभावना को कम करता है और लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत अनुभवजन्य साक्ष्य द्वारा समर्थित है जो दर्शाता है कि लोकतंत्रों में गैर लोकतांत्रिकों की तुलना में एक दूसरे के साथ संघर्ष की दर बहुत ही कम है। इससे पता चलता है कि संघर्ष का समाधान निकालने में यह
अधिक महत्वपूर्ण है बनिस्बत गैर लोकतांत्रिक। शांतिपूर्ण संघर्ष समाधान के विचार को बढ़ावा देता है। लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के महत्व पर जोर देता है और सुझाव देता है कि लोकतंत्र इस दृष्टिकोण को प्राथमिकता देने के लिए अत्यधिक संभावित हैं या अत्यधिक संभावना रखते हैं। लोकतंत्र के प्रसार को प्रोत्साहित करना। यह विचार कि लोकतंत्र एक दूसरे के साथ युद्ध में जाने की संभावना कम करता है, दुनिया भर में लोकतंत्र के प्रसार को प्रोत्साहित करता है, क्योंकि इससे पता चलता है कि यह एक राजनीतिक व्यवस्था है जो कि शांति के लिए अत्यधिक अनुकूल है। और जो लोकतांत्रिक शांति के विरोध में हैं, ऐसे विद्वान उन्होंने इसकी खंडन की है। वो क्या बताते हैं? वो कहते हैं कि इसकी जो व्याख्यात्मक शक्ति है वह बहुत ही सीमित है। लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष के सभी स्वरूपों के लिए पूर्ण स्पष्टीकरण प्रदान नहीं करता है। अन्य कारक, जैसे कि हमने इससे पहले भी कहा, आर्थिक हित, सांस्कृतिक अंतर और सुरक्षा संबंधी जो चिंताएं हैं वह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को आकार देते हैं और संघर्ष की संभावना को कहीं न कहीं प्रभावित करते हैं। लोकतांत्रिक संघर्ष के उदाहरणों के लिए जिम्मेदार नहीं है, जबकि लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत बताता है कि लोकतंत्र एक दूसरे के साथ युद्ध में जाने की संभावना कम होती है, लेकिन लोकतंत्रों के एक दूसरे के साथ सैन्य संघर्ष में संलग्न होने के उदाहरण हमें पर्याप्त मात्रा में दिखाई देते हैं। गैर लोकतांत्रिक देशों के साथ संघर्षों पर अनिवार्य रूप से लागू नहीं होता। लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत केवल लोकतंत्रों के बीच संघर्षों पर लागू होता है। यह अनिवार्य रूप से लोकतंत्रों और गैर लोकतंत्रों के बीच संघर्षों पर लागू नहीं होता है, जो विभिन्न कारकों से प्रभावित होते हैं। तो अगर हम इसकी व्याख्या को इस तरीके से देखते हैं कि डोयले ने या कांट ने या थॉमस पेन ने जो अपने विचार दिए हैं वह एक संभावना है, वह एक हाइपोथेटिकल एजम्पशंस के साथ चल रहे हैं कि अगर दो राष्ट्रों के मध्य डेमोक्रेसी जैसी आइडियोलॉजी है या डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं तो उसमें जो संघर्ष की स्थिति है वह न्यूनतम होती है। अब अगर हम इसको अप्लाई करें, इस थ्योरी को अगर हम प्रैक्टिकली देखना चाहें, तो अगर हम साउथ एशियन रीजन की बात करें तो हम देख सकते हैं कि साउथ एशियन रीजन में अगर भारत को छोड़ दिया जाए तो जो अन्य देश हैं कहीं ना कहीं वहाँ जो लोकतंत्र है वह हमेशा सतत रूप से क्रियाशील नहीं होने के कारण इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं एक तो सार्क के फेल्योर के पीछे बहुत बड़ा कारण है, और दूसरा जो साउथ एशियन पॉलिटिक्स है उसमें डेमोक्रेसी और नॉन डेमोक्रेसी के बीच का जो कन्फ्लिक्ट है वह इस रीजन को कहीं ना कहीं वर्ल्ड पॉलिटिक्स में मिनिमाइज कर देता है। हालांकि भारत की जो आज स्थिति है, जिस तरीके से भारत ने अपनी इकोनॉमी को और अपने पावर स्ट्रक्चर को जिस तरीके से ब्रांडिंग कर रहा है, उसके पीछे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ की जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है उसका बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम फिर किसी एक नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे।